Good morning, students. Today we are going to start the chapter 1 of Sociology, book 1. लास्ट टाइम जो हमने सोशोलॉजी का चैप्टर 1 पढ़ा था वो बुक 2 का था. ठीक है, ये बुक 1 का है, सोशोलॉजी एंड सोसाइटी. सबसे पहले हम सोशोलॉजी के बारे में जानेंगे, इसकी मीनिंग के बारे में जानेंगे. सोशोलॉजी, सोशो और लॉजी, ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, जिसमें सोशो का मतलब होता है सोशल इंस्टीट्यूशन या सोसाइटी, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी. तो सोशोलॉजी का सिंपल मीनिंग क्या हुआ? स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन या स्टडी ऑफ सोसाइटी. और इस वर्ड को सबसे पहले जो यूज़ किया था जिन्होंने सोशोलॉजी वर्ड को, वो कौन थे? ऑगस्ट कॉम्टे. ठीक है, सोशोलॉजी जो है, ये इसको हम समझने के लिए ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, जो जिस सोसाइटी में रहते हैं, तो हम कैसे रहते हैं सोसाइटी में, और ह्यूमन बीइंग्स का जो बिहेवियर है सोसाइटी में वो किस पैटर्न पर आधारित रहता है. ठीक है, ये कोई सोशोलॉजी जो है बहुत कोई छोटा सा सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट होता है. इसमें हम सोशल लाइफ के काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं. केवल हम ह्यूमन बीइंग्स के बारे में नहीं पढ़ते, बल्कि उसमें उनकी पॉवर्टी, हेल्थ, साइंस, म्यूज़िक, रिलीजन, वॉर, इन सब के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ते हैं. हालांकि ये सब्जेक्ट जो है वो बहुत कोई छोटा सा सब्जेक्ट नहीं है, ये काफ़ी वेरिड है. और तो सोशोलॉजी को डिफ़ाइन करना एक सिंपल टर्म में इजी नहीं है ना. ये इसका जो डेफिनेशन है ज़्यादा यूज़फुल तब होगा, इसको यूज़फुली समझने के लिए हम ये जानेंगे कि सोसाइटी में किन वैल्यूज़ को फॉलो करके लोग, किन वैल्यूज़ पर आधारित सोसाइटी जो होती है, कैसे किन वैल्यूज़ पर हम अपना जीवन जीते हैं, किन वैल्यूज़ पर डिपेंड होकर के हम अपनी सोसाइटी में सर्वाइव करते हैं. ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है सोशोलॉजी का, है ना, अगर हम उसको साइकोलॉजी से कंपेयर करें तो ये बहुत ज़्यादा अंतर उसमें नहीं होगा, है ना. किसी ह्यूमन के किसी ग्रुप को अगर हम स्टडी करते हैं तो साइकोलॉजी और सोशोलॉजी काफ़ी एक दूसरे से मिलते जुलते से आप पाएंगे. जो ग्रुप स्टडी की जाती है सोशोलॉजी में वो अलग अलग हो सकती है, कई तरह के ग्रुप्स हो सकते हैं, है ना. जो स्केल और स्कोप है सोशोलॉजिकल स्टडी का, वो सोशोलॉजिकल होता है ना. सोशोलॉजिकल होता है मतलब समाज पर आधारित होता है, और किसी एक व्यक्ति से हट करके कंप्लीट ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करता है और एक्सप्लेन करता है. ठीक है, एम्पेरिकल, अगर हम एम्पेरिकल स्टडी के बारे में पढ़ें सोसाइटी के, अगर हम जो लोग एम्पेरिकल स्टडी करते हैं सोसाइटी की, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सोशोलॉजिस्ट के लिए, जो सोशोलॉजिस्ट करते हैं, है ना. और ये इट ओनली मीन्स दैट व्हेन अ सोशोलॉजिस्ट स्टडीज़ अ सोसाइटी, है ना. इसका मतलब क्या है कि जब एक सोशोलॉजिस्ट स्टडी करता है सोसाइटी की, तो जो सोशोलॉजिस्ट है वो ऑब्जर्व करता है ना, और प्रूफ्स कलेक्ट करता है. ठीक है, और चाहे वो, और उसको उसे एज इट इज़ ही दिखाना पड़ता है ना. जो डेटा वो कलेक्ट करता है सोसाइटी को स्टडी करके, तो वो डेटा जो भी वो फाइंड आउट करता है, उस डेटा का वो उसे एज इट इज़ जो है रिकॉर्ड करना पड़ता है, चाहे वो उसको पसंद हो या ना हो. वो अपने पसंद या नापसंद के अनुसार उसको चेंज नहीं कर सकता है ना. तो जो सोशोलॉजी का स्टडी है वो साइंटिफिक बेस पर होता है, इसलिए ये क्या होता है, प्रूफफुल होता है, इसलिए विश्वास इस पर किया जाता है. जो स्टेटमेंट सोशोलॉजिस्ट देते हैं हमें, है ना, वो उनके ऑब्जर्वेशंस के थ्रू आता है. वो जो कुछ भी ऑब्जर्व करते हैं, जो कुछ भी वो डिस्कवर करते हैं सोसाइटी में, उनके बेस पर वो आइडियाज़ आते हैं. ठीक है, कुछ जो बेसिक रूल्स होते हैं, सर्टेन रूल्स होते हैं, एविडेंसीज होते हैं, उन पर बेस्ड होते हैं. तो जो उनकी फाइंडिंग्स हैं उसको जो है रिपीट भी कभी कभी किया जाता है. उसमें कभी कभी और भी डेवलपमेंट्स होते जाते हैं, दूसरे नए आइडियाज़ जो है, नए एविडेंसीज, नए ऑब्जर्वेशंस आते रहते हैं सोशोलॉजी में.
ठीक है। सोशोलॉजी इन इट्स ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस हैज़ टू फॉलो सर्टेन रूल्स दैट कैन बी चेक्ड अपॉन बाय अदर्स, है ना। तो सोशोलॉजी में जो सोशोलॉजिस्ट्स के ऑब्जर्वेशंस होते हैं, उनके जो एनालिसिस होते हैं, उनके सर्टेन रूल्स को चेक भी किया जाता है, उसको बदल करके दूसरे जो सोशोलॉजिस्ट होते हैं वो भी अपने धारणाएं देते हैं। तो इस तरह से सोशोलॉजी को स्टडी किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, है ना, द पर्सनल प्रॉब्लम एंड द पब्लिक इश्यूज। तो सोशोलॉजिकल इमेजिनेशंस का मतलब क्या है? सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन इज अ कॉन्सेप्ट गिवन बाय सी राइट मिल। सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन जो है एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे सी राइट मिल ने दिया है, और ये एनकरेज करता है लोगों को। किस लिए एनकरेज करता है? टू रिप्लेस द लेंसेज दे आर करेंटली यूजिंग टू व्यू देयर ओन लाइफ्स, है ना। जो वो जिस तरह से अपनी लाइफ को वो जी रहे हैं, जिन व्यूज़ के आधार पर अपनी लाइफ को वो जीते हैं, अपने जीवन को वो जिन पर्सपेक्टिव के आधार पर जी रहे हैं, जो मिल्स हैं वो सोसाइटी के हर मेंबर को एनकरेज करते हैं कि वो अपने पर्सनल सिचुएशंस जो हैं उनकी, है ना, उसको एक तरफ करते हुए पूरे संसार के, पूरे वर्ल्ड के नज़रिए से देखें। किसी जो सोसाइटी में उनके साथ जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को वो पर्सनल व्यू में ना देखते हुए पब्लिकली उसको रिलेट करें, पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम से उसे रिलेट करें, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है इसका सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन का, वो अनएम्प्लॉयमेंट से लिया जाता है। जैसे अगर कोई एक व्यक्ति अनएम्प्लॉयड है ना, तो जो नॉर्मल हमारे जैसा जो कॉमन पीपल होगा वो क्या कहेगा कि तुम अनएम्प्लॉयड इसलिए हो क्योंकि तुम में काबिलियत नहीं है, तुम काम नहीं करना चाहते हो, इसलिए तुम अनएम्प्लॉयड हो, है ना। तो उसको इस तरह से हम उसको और ज़्यादा डिप्रेस कर देंगे, डिस्करेज कर लेंगे। लेकिन जो एक सोशोलॉजिस्ट है, जैसे मिल्स हैं सोशोलॉजिस्ट हैं, तो अगर मिल्स किसी अनएम्प्लॉयड पर्सन से मिलेंगे तो वो उसको क्या कहेंगे कि तुम अपने आसपास चारों तरफ देखो, सोसाइटी में तुम ही एक ऐसे नहीं हो जो बेरोज़गार हो, बल्कि तुम्हारे जैसे और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेरोज़गार हैं, ठीक है। तो ये अंतर है एक कॉमन पीपल और एक सोशोलॉजिस्ट की व्यूज़ में, ठीक है। अगर हम मिल्स के स्टेंस को लेते हैं, है ना, तो हम ये मानते हैं कि हर प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम फेस की जाती हैं किसी व्यक्ति के द्वारा, उन सब की जड़ कहीं ना कहीं सोसाइटी में ही होती है। मतलब जो भी परेशानियां हैं किसी व्यक्ति की, वो उस व्यक्ति की परेशानी नहीं है, बल्कि पूरे समाज से, पूरी सोसाइटी से रिलेटेड वो परेशानी है, और उनकी जड़ें और उनका समाधान भी वहीं पर है। और एक दूसरा एग्जाम्पल इसमें बताया गया है, एक और एग्जाम्पल दिया गया है ड्रिंकिंग वाटर को लेकर के, है ना। जैसे टी को लेकर के, जैसे चाय पीना कुछ लोगों के लिए हेल्थ मेंटेन करने के लिए होता है। कुछ लोगों का मानना है कि चाय पीना हेल्दी होता है। कुछ लोग चाय और कॉफ़ी इसलिए पीते हैं क्योंकि उनका डेली रूटीन बन चुका है, उनको रोज़ आदत हो गई है चाय या कॉफ़ी पीने की। कुछ लोग जो हैं इसके हैबिचुअल हो गए हैं, एडिक्ट हो गए हैं। इसमें कैफ़ीन जो होता है, इस कैफ़ीन का उनको एडिक्शन हो चुका है, इसलिए वो चाय कॉफ़ी पीते हैं। और कुछ लोगों के लिए एक सोशल एक्टिविटी होती है चाय या कॉफ़ी पीना, जैसे कि आपने सुना होगा कि लेट्स गो टू द कॉफ़ी, है ना। तो कॉफ़ी एक ऐसा, चाय या कॉफ़ी ऐसा ज़रिया है उन लोगों के लिए जिसमें चाय और कॉफ़ी पर ध्यान कम दिया जाता है और उसमें बातें की जाती हैं, बातों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो अलग अलग पर्सपेक्टिव है किसी भी चीज़ को, सोसाइटी में किसी भी चीज़ को देखने का जो नज़रिया है वो अलग अलग है, और यही सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन कहलाता है। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज प्लूरलिटीज़ एंड इनइक्वालिटीज़ अमंग सोसाइटीज़। तो प्लूरलिटीज़ का मतलब क्या होता है? प्लूरैलिटी मतलब एक से ज़्यादा, और इनइक्वालिटी मतलब असमानता, है ना, जो अलग अलग चीज़ें हैं सोसाइटी में,
ठीक है, तो पहले हम जानेंगे प्लूरैलिटीज़ के बारे में। प्लूरैलिटीज़ क्या है? मॉडर्न वर्ल्ड में हम एक से ज़्यादा सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, है ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्लूरैलिटी अमंग द सोसाइटी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम अमेरिका में जाते हैं, है ना, तो हम वहाँ पर क्या बोलते हैं? हम अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर, अपने कास्ट, यहाँ तक कि हम अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं ना, वहाँ पर हम एक इंडियन होते हैं। और इनइक्वालिटी क्या होती है? हमारी सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है, एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें सोसाइटी के में हर तरह के लोग रहते हैं, डिफरेंट सोशल क्लास के, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, लिटरेट भी हैं, इलिटरेट भी हैं, है ना, कुछ हाई क्लास के हैं, कुछ लो क्लास के हैं, कुछ जो है कुछ का बैकग्राउंड अलग है, कुछ पॉलिटिकली बहुत पावरफुल हैं, कुछ बहुत ही वीक सेक्शन से आते हैं। तो ये क्या होता है? इनइक्वालिटीज़। तो प्लूरलिस्टिक में और इनइक्वालिटी में ये अंतर होता है। अब हम जानेंगे सॉरी, अब हम सोशोलॉजी और कॉमन सेंस नॉलेज के बीच का अंतर पढ़ेंगे। ठीक है, सोशोलॉजी और कॉमन सेंस में क्या संबंध है या फिर क्या अंतर है? ठीक है, कॉमन सेंस क्या होता है? कॉमन सेंस जो ये रोज़मर्रा की बातें हैं। कैसे रोज़मर्रा की बातें कैसे होती हैं? जैसे कि नींबू खट्टा होता है, सूरज सन जो है पूर्व दिशा से निकलता है, ये क्या है? हमारी कॉमन सेंस है। तो कॉमन सेंस जो है रूटीन नॉलेज से डिफाइन किया जाता है, जो लोग एवरीडे की लाइफ में, वर्ल्ड में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उससे जानते हैं। ठीक है, ये जो एक्सप्लेनेशन है वो जनरली नेचुरलिस्टिक्स कहलाती हैं, जो कॉमन सेंस के बेस पर होती है, और उनका जो ये एक्सप्लेनेशन होता है वो नॉलेज, उनके नॉलेज के बेस पर जो ग्रांट किया होता है उन्होंने नॉलेज, उसके बेस पर होती है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि कॉमन सेंस की जो नॉलेज है, ये नहीं कहा जा रहा है कि ये गलत है, लेकिन ये अनएग्जामिन्ड है, इसको डिस्कवर नहीं किया गया है, इसीलिए इसको मानना, इसको जल्दी मान नहीं सकते या फिर इस पर जल्दी विश्वास नहीं किया जाता है। सोशोलॉजी जो है वो कॉमन सेंस से अलग है। कैसे? जो कॉमन सेंस है वो एजम्पशंस पर बेस होता है ना, जबकि सोशोलॉजी जो है एविडेंसेस पर बेस होता है। सोशोलॉजी जो है रीजंस और लॉजिक पर ध्यान देता है, जबकि कॉमन सेंस जो है स्टीरियोटिपिकल बिलीव्स पर जो चली आ रही हैं, जो धारणा बन चुकी है, उस पर डिपेंड करता है। सोशोलॉजी जो है एक कॉन्सेप्ट है, मेथड है, डाटा कलेक्ट करने का मेथड है, चाहे वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड हैं या नहीं, लेकिन कॉमन सेंस जो होता है वो पर्सनल जजमेंट के बेस पर ही होता है। तो इस तरह से सोशोलॉजी और कॉमन सेंस में अंतर होता है। ठीक है, नाउ अब हम पढ़ेंगे कि नेचुरलिस्टिक्स और सोशोलॉजिकल, इनमें क्या अंतर होता है। जैसे पावर्टी है, पावर्टी को एक्सप्लेन अगर एक नेचुरलिस्टिक और एक सोशलिस्ट, नेचुरलिस्टिक्स मतलब कोई भी जो आम आदमी है, जो कॉमन सेंस पर को मानता है, जो कॉमन सेंस को मानने वाले जो लोग हैं वो क्या कहलाते हैं? नेचुरलिस्टिक कहलाते हैं। जो सोशोलॉजी को मानते हैं वो सोशोलॉजिस्ट कहलाते हैं। तो अगर ये दोनों पावर्टी को डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? जो एक नेचुरलिस्टिक है वो क्या कहेगा कि व्यक्ति गरीब इसलिए है, कोई व्यक्ति गरीब इसलिए क्योंकि वो काम करने से डरता है, कामचोर है, या फिर उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, उसकी बजट की प्रॉब्लम है, उसकी फैमिली में वो इंटेलिजेंट नहीं है ना, या उसमें खुद की कार्य क्षमता नहीं, कैपेसिटी नहीं है, इसीलिए वो गरीब है। जबकि जो एक सोशोलॉजिस्ट है वो क्या बोलेगा कि पावर्टी इसलिए है क्योंकि सोसाइटी में इनइक्वालिटी है। ठीक है, वो इस ऐसे क्लास से बिलोंग करता है जो इनइक्वल है, और सोसाइटी में इनइक्वालिटी के कारण इसे गरीबी सफ़र करना पड़ रहा है उसको, क्योंकि काम नहीं मिल पाता है इनइक्वालिटी के कारण, इरेगुलरिटी है वर्क की, अनएम्प्लॉयमेंट है, इसलिए व्यक्ति गरीब है। तो एक नेचुरलिस्टिक और एक सोशोलॉजिस्ट, इन दोनों की जो धारणा है, उनके जो सोचने का, समझने का नज़रिया है सोसाइटी को, वो इस तरह से
दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट है द इंटेलेक्चुअल आइडियाज दैट वेंट इनटू द मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, इंटेलेक्चुअल आइडियाज सॉरी, जो सोशोलॉजिस्ट हैं और सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो सोसाइटी को कैटेगराइज करते हैं कुछ टाइप्स में। उन्हें अलग अलग स्टेजेस में, सोशल डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस को वो डिस्टिंग्विश करते हैं, डिफर करते हैं एक दूसरे से। उसको समझने के लिए उसको अलग अलग टाइप में कैटेगराइज करते हैं। उनके फीचर्स जो 19th सेंचुरी में अपीयर हुए थे, सोशोलॉजिस्ट जो सबसे पहले सोशोलॉजिस्ट थे ऑगस्ट कॉम्टे, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, जो 19th सेंचुरी के अर्ली में शुरुआत में थे, इन्होंने इनके फीचर्स को के बारे में कुछ आइडियाज़ दिए हैं। ठीक है, एफर्ट्स वर देयरफॉर मेड टू क्लासीफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटी। अलग अलग तरह की सोसाइटी को जो है इसमें क्लासीफाई किया है इन्होंने। एग्जाम्पल के लिए जो प्री मॉडर्न सोसाइटीज़ थी, है ना, उसमें हंटर और गैदरर्स हुआ करते थे, पेस्ट्रोलर्स थे, एग्रेरियन थे जो फूड कलेक्ट करने के लिए, शेल्टर के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते थे, एक जगह पर वो नहीं रहते थे। और इस तरह की और आज की जो मॉडर्न सोसाइटी है जहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है ना, तो इस तरह से दो तरह की सोसाइटी के बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया है। तो इसी तरीके का जो एक एवोल्यूशनरी विजन अज्यूम किया गया है पश्चिमी देशों, क्योंकि ये जो विजन है मॉडर्न सोसाइटी का, ये कहाँ से मिला है हमको? वेस्ट से, पश्चिमी देशों से मिला है। तो इसीलिए माना जाता है कि जो वेस्टर्न कल्चर है ना, वो कैसा है? सिविलाइज्ड है। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो डेवलप्ड हैं, सिविलाइज्ड हैं, और जो हमारा देश है वो क्या है? अनसिविलाइज्ड है, जो पुरानी जो है प्री मॉडर्न सोसाइटीज़ से बिलोंग करता है। तो हम क्या हैं? अनसिविलाइज्ड। यहाँ तक कि जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में थे, जब हम ब्रिटिशर्स के अंडर में हमारा देश था, तो वो क्या कहते थे कि जो इंडियंस हैं वो अनसिविलाइज्ड हैं और इंडियंस को सिविलाइज्ड करना उनकी ड्यूटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसलिए आए हैं भारत में, इसलिए रह रहे हैं ताकि भारतीयों को, इंडियंस को वो सिविलाइज्ड कर सकें। तो इंडियन कल्चर को, सिविलाइजेशन को क्या है? इंडियन पीपल को अनसिविलाइज्ड कल्चर माना जाता रहा है। तो ये जो थे सोशोलॉजिस्ट, इन्होंने अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया है, सोसाइटी के अलग अलग पैटर्न को। डार्विन का जो आइडिया है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को लेकर के, जो डार्विन ने सोसाइटी के बारे में बताया है, वो सोसाइटी को लिविंग ऑर्गेनिज्म से कंपेयर किया है ना। इसमें उन्होंने बताया है कि जो मनुष्य है, जो ह्यूमन बीइंग का एवोल्यूशन हुआ है, वो एक बंदर से हुआ है। जो हमारे जो मनुष्य आज जो ह्यूमन बीइंग है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? वो एक बंदर था पहले शुरुआत में, और फिर धीरे 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 वो डेवलप होता गया और आज जो है वो ह्यूमन बीइंग के रूप में है। तो इस तरह से जो सोसाइटी को देखा जाता है, नज़रिया जो है उसको देखने का, वो उसके पार्ट्स को देखा जाता है इस तरह से, और जो हर पार्ट है वो उसके हर फंक्शन का इन्फ्लुएंस होता है सोशल इंस्टीट्यूशन की स्टडी पर। जैसे फैमिली है, स्कूल का स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रेटिफिकेशन है, तो इन सब की स्टडी पर जो है इसका काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, जो इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ हैं जो सोशोलॉजी को बनाते हैं, वो बताते हैं कि सोशोलॉजी की स्टडी किस तरह से एम्पिरिकल रियलिटी पर बेस्ड है। ठीक है, द एनलाइटनमेंट एंड यूरोपियन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट ऑफ द लेट 17th and 18th century emphasized reason and individualism। 17th और 18th सेंचुरी में यूरोप में जो मूवमेंट्स हुए है ना, उसमें इंडिविजुअलिज्म पर ध्यान दिया गया है ना, रीजंस पर ध्यान दिया गया, इंडिविजुअलिज्म पर ध्यान दिया गया, हर व्यक्ति के अधिकारों और उनकी समस्याओं पर ध्यान दिया गया। देयर वॉज ऑल्सो ग्रेट एडवांसमेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। उस समय
साइंस का भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, साइंटिफिक टेम्पर का डेवलपमेंट हुआ, ग्रो हुआ, कन्विक्शन का, इस तरह नेचुरल मेथड्स का जो है ग्रो हुआ, जो साइंस के बेस पर सोसाइटी बनने लगी और ह्यूमन अफेयर्स को स्टडी उस समय किया गया साइंस के बेस पर। एग्जाम्पल के लिए जो पॉवर्टी है वो एक नेचुरल फिनोमिनन के रूप में देखा जाता रहा है ना। शुरुआत से ही इसे एक सोशल प्रॉब्लम माना गया है। और ये सोशल प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि बिकॉज ऑफ ह्यूमन इग्नोरेंस, है ना। ह्यूमन इग्नोरेंस के कारण, ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन के कारण जो है पॉवर्टी सोसाइटी में आती है। तो इस तरह की बिलीव्स पर सोशोलॉजी की का जो है स्टडी किया जाता है। ऑगस्ट काम्टे का ये मानना था, वो ये मानते थे कि जो सोशोलॉजी है वो ह्यूमैनिटी के वेलफेयर में कंट्रीब्यूट करता है, मतलब मानव कल्याण पर आधारित है सोशोलॉजी। ठीक है। अब नेक्स्ट है द मटीरियल इशू दैट वेंट इनटू द मेकिंग ऑफ सोशोलॉजी। कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो सोशोलॉजी को के मेकिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, इतना आप ध्यान से पढ़ लेंगे। जो भी मैंने आपको ये PDF दिया है, इस PDF के थ्रू पढ़ लेंगे। अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो, और जितना मैंने बताया है उसके बेस पर आप खुद ही नोट्स बनाइएगा। मैं पहले प्रोवाइड करा चुकी हूँ आपको हर चैप्टर के नोट्स, उसी तरह से आप इसके भी नोट्स बना लेंगे। मेरी एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनेंगे और सुन करके फिर आप अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करेंगे। ओके, गुड डे।